नेतन्याहू के ऊपर जो 3 क्रिमिनल केसेस थे वो बीच में वॉर के चक्कर में बंद हो गए थे, तो अब अदालतें फिर से खुल गई हैं, शुरू हो गए हैं। उसकी हियरिंग, पहली हियरिंग तो संडे को होने जा रही है, परसों होने जा रही है। और जेल तो जाएगा, वो तो मैं पहले ही बोला हुआ है कि चक्की तो उसको पीसनी है, क्योंकि ये उसका अपने कोर्ट से और उसको छोड़ने वाले हैं नहीं। ये बचने की कोशिश कर रहा था, ये अपराधी है, ये चक्की पीसेगा, मैं आपको बताऊं। इसका काम ये 6 महीना और बाहर रहेगा, इसके बाद इसके दिन खराब है, ये जाएगा, ये बच नहीं पाएगा बिल्कुल भी। इस्लामाबाद में बातचीत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। काफी एप्रीहेंशंस हैं, काफी शक और शुभात भी हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो अचानक से इन द डिप्लोमेसी के अंदर उसका जो कद है थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया है, इसमें तो कोई शक वाली बात। स्टार्मर जो कि ब्रिटिश वीएम है, आज बहुत गुस्से में थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में झल्लाट में बोल गए, आई एम फेड अप विद ट्रंप एंड पुतिन। इन दोनों ने दुनिया बर्बाद कर दी है। इंडिया ने एक पॉलिसी बना ली है कि हम कितना ही कोई जुल्म कर ले, कितना ही कोई कत्लेआम कर ले, कितना ही ब्लड बात कर ले, वो अगर ये ब्लड बात इजराइल और अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है तो उनका नाम नहीं लेना है। पाकिस्तान को टर्की से कान का मतलब 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर 2028 के एंड में मिल जाएगा, यानी कि 2 साल बाद में, करीब 2.5 साल बाद उनको पहली डिलीवरी मिल जाएगी। इस्लामाबाद की टॉक्स, सारी दुनिया में एक ही चर्चा है कि पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज ए मीडिएटर, और क्या उसका फल निकलेगा ये नहीं पता, बट पाकिस्तान सक्सीडेड इन गेटिंग ए 15 डेज सीज फायर। वो क्रेडिट दुनिया भर के जो न्यूज़पेपर्स हैं या वेबसाइट्स हैं वो उसको दे रहे हैं। तो अचानक से इन द डिप्लोमेसी के अंदर उसका जो कद है थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। इस्लामाबाद की जो टॉक्स होने जा रही हैं वो अपने आप में बहुत ही वाइटल होंगी। काफी इश्यूज हैं और उसके ऊपर जो क्राइसिस पॉइंट्स हैं वो थोड़े से, एक तो हॉर्मुज का है कि हॉर्मुज में सिर्फ मुश्किल से आज फ्राइडे के दिन सिर्फ 5 शिप्स गुजरे वहां से, टोटल 5 शिप्स। अब अमेरिका कहता है कि ये तो सीज फायर का वायलेशन है। अब जो भी है, जैसा भी है, लेकिन हॉर्मुज तो अब इतनी जल्दी खुलेगा नहीं जब तक कोई समझौता ना हो जाए। दूसरा, लेबनान हैज बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू। लेबनान के ऊपर तो इंडिया का जो आज आया कि वी आर डीपली कंसर्न, लेकिन इजराइल का नाम नहीं लिया। इंडिया ने एक पॉलिसी बना ली है कि हम कितना ही कोई जुल्म कर ले, कितना ही कोई कत्लेआम कर ले, कितना ही ब्लड बात कर ले, वो अगर ये ब्लड बात इजराइल और अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है तो उनका नाम नहीं लेना है। सिर्फ जनरल बात करनी कि हाँ, ये हम इससे खुश नहीं है, हम कंसर्न है, हमें चिंता है। और लेबनान का पेज काफी इंपॉर्टेंट है। और ईरान ने एक चीज बता दी है कि खास तौर से कि ये हमारे साथी हैं और हम उनको नहीं छोड़ सकते, आपको जो कहना कहो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बातचीत जो चल रही है इस टाइम पाकिस्तान में, कल जो आएगी इसमें सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पेज इसमें निकल के आ रहा है वो ये है कि जो 3 लोगों की टीम आ रही है जेडी वेंस के साथ में, बाकी दोनों तो ज्यूज हैं उसमें, तो वो अमेरिका के हित को सामने नहीं रखेंगे, वो इजराइल के हित को सामने रखेंगे कि उसका इंटरेस्ट क्या है। एक और चीज है कि ईरान को इजराइल पे कोई भरोसा नहीं है, मैं आपको पहले बताऊं। ईरान को इजराइल पे कोई भरोसा नहीं है, ना ही ये देश कोई गारंटी दे सकता है कि आने वाले वक्त में उस पर हमला नहीं करेगा। तो ईरान के सुप्रीम लीडर जो मुज्तबा खमनई है, उन्होंने अपने लोगों को एक मैसेज दिया है कि आप ट्रिगर के ऊपर उंगली बनाए रखो और आपका दुश्मन जो है वो कोई भी फॉलो नहीं करने वाला चीज, आप लोग लंबी जंग के लिए तैयार रहिएगा। इसके अलावा टेलीग्राफ लंदन का कहना है कि अमेरिका से ज्यादा प्रेशर इस टाइम इजराइल पर आ रहा है कि आपको रोकना होगा, और खासतौर से लेबनान को लेकर पूरी दुनिया में इजराइल की बदनामी हुई है कि जिस ढंग से छोटी छोटी बच्चियों को वहां पर मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, और हिजबुल्लाह के नाम पे वहां पे 2000 करीब आदमी वहां पर मार दिए हैं। अब जो भी है, जैसा भी है, अमेरिका ने अपनी शर्तों में ये कहा कि भाई ईरान जो है कोई भी एटम बम तैयार ना करे। वो पहले ही बोल चुका है 100 बार कि हम तैयार नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अपना जो यूरेनियम है उसको कई बार भेजो किसी और कंट्री में, सॉरी, वो तो ईरान बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। दूसरी शर्त रखती है कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज को खत्म करे, यानी कि हिजबुल्लाह को, हमास को, हुतीस को, वो भी नहीं होने वाला है। और ईरान कोई मिसाइल ना बनाए, बड़ा मिसाइल ना बनाए जिससे कि दूर दूर तक हमला कर सके। तो ईरान किसी भी शर्त को नहीं मानेगा। वो आपकी शर्त क्यों मानेगा कि मुझे कौन सी क्या कहते हैं कि मिसाइल बनानी है और कौन सी मिसाइल नहीं बनानी है, इसका फैसला ईरान करेगा, इसका फैसला अमेरिका नहीं करेगा या इजराइल नहीं करेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम है। अब इस्लामाबाद पूरा का पूरा बंद कर दिया गया है, एक लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, केमिस्ट को भी बंद कर दिए गए हैं, जो फार्मेसीज हैं, तो लोगों को बहुत तकलीफ है। चलिए ठीक है, अब 2 दिन की तकलीफ उठा लीजिए साहब, अगर इन टॉक्स में से कुछ निकल कर आता है अच्छा दुनिया के लिए तो वेल एंड गुड। तो दूसरा, अब पाकिस्तान को कान विस्फोट, अपना क्या कहते हैं कि फाइटर जेट जो है वो मिलने जा रहे हैं, और ये 5th जनरेशन का है, और 3-4 साल के अंदर ही कान को तैयार कर लिया टर्की ने। ये मुझे लगता है कि उसकी एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। नई डिलीवरी डेडलाइन का ऐलान भी कर दिया गया है। अब पहले 2030 में हमको देना था। ये F-35 जितना ताकतवर है, स्टेल्थ है, और प्रोटोटाइप विमान तो बिल्कुल तैयार है, टेस्टिंग भी जारी है। 2028 का एंड और 2029 की पहला क्वार्टर के अंदर डिलीवरी दे दी जाएगी। एग्जैक्टली आप समझ सकते हो कि 2.5 साल के बाद इनको
डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी कान फाइटर जेट की टर्की के। मुझे लगता है टर्की का एक बहुत बड़ा ये सक्सेस है, बहुत बड़ा। एक तो नेटो का मेंबर है और उसको जो इंजन्स हैं वो अमेरिकन इंजन है। मैं आपको पहले बता दूं उसमें कि कान के अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो अमेरिकन इंजन है, वो टर्की का अपना इंजन नहीं है। मकसद क्या है कि F-16 को चेंज करना है और सुपरमेसी भी मिलेगी मुझे लगता है इसके द्वारा। तो कान जो है एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, ये सिंगल इंजन नहीं है और ये 55,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। एआई है इसमें, रडार वगैरह सब कुछ जो होते हैं सब कुछ है और फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस जो है इसमें अभी आनी बाकी है। लेकिन कान में सुना है कि पाकिस्तान के इंजीनियर्स भी हैं इसमें कान प्रोजेक्ट के अंदर। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है इसके हिसाब से करीब करीब 150 से 200 पाकिस्तान इंजीनियर्स हैं जिन्होंने कान की जो प्रोजेक्ट है उसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दिया है। ये जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं आप तक इसको पहुंचा रहा हूं। इसके बाद आते हैं अगली खबर पे कि नेतन्याहू के ऊपर जो मुकदमे चल रहे थे वो एक्चुअली फिर से शुरू हो गए हैं। 3 केस हैं उन पे भ्रष्टाचार के। ये बात 100% मैं आपको बता दूं कि उसको सजा मिलनी है वहां के कोर्ट से, 101%। ये ज्यादा लंबे टाइम तक टिकेगा नहीं आदमी। हालांकि अक्टूबर में इजराइल में इलेक्शंस हैं, लेकिन ये उससे पहले ही या तो उसे क्विट करना पड़ेगा या उसे जेल में भेज दिया जाएगा। अभी तक इजराइल की कोर्ट इमरजेंसी जो चल रही थी पूरे कंट्री की उसके तहत काम कर रहे थे, लेकिन अब वहां पर जेरूसलम कोर्ट के अंदर ये सुनवाई शुरू होने जा रही है। संडे को सुबह 9:30 बजे पहली सुनवाई इसके ऊपर और रेगुलर आ जाएगी और ये जंग की वजह से नेतन्याहू बच गए। ये बार-बार जंग करवाते हैं, इमरजेंसी लगवाते हैं तो मुकदमे चलना बंद हो जाते हैं। आपको याद होगा कि ट्रंप ने भी कहा था कि भाई इसको माफ कर दो। सुप्रीम कोर्ट जो थी उसकी क्या कहते हैं कि इजराइल की कि इसको माफ कर देना चाहिए, ये तो नेशनल हीरो है, आप उसको जेल में क्यों भेज रहे हो। लेकिन ये आदमी सुपर करप्ट आदमी है और इसका जेल जाना भी लाजमी है और 3-3 केसेस हैं। अब सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि जो कोर्ट है वो सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। अच्छा, कोर्ट के जो मेंबर्स हैं कोई बाहर के मेंबर्स तो है नहीं, ये ज्यूज का कोर्ट है साहब और जो जजेस है वो भी ज्यूज हैं। और नेतन्याहू ने इवन सुप्रीम कोर्ट को दरअसल साइडलाइन करने की कोशिश की थी। एक कानून बनाया कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई केस करप्शन का या कोई केस चल ही नहीं सकता किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल ने उसको उठा के लास्ट ईयर ही बार फेंक दिया कि तुम ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जिसके द्वारा ये कहा जाए कि तुम्हारे ऊपर कोई केस ही ना चलेगा। यानी कि तुम मिनिस्टर बन गए हो, तुम एमपी बन गए हो, तुम प्रेसिडेंट बन गए हो, तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए हो, तो तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं चल सकता। तुम क्या दूध के धुले हो क्या? इफ यू आर अ क्रिमिनल द केस मस्ट बी ऑन। और सुप्रीम कोर्ट से इसकी खासतौर से लगी हुई है। दूसरी बात आपको याद होगा जब मोदी यहां गए थे इजराइल के अंदर, तो वहां पर बायकॉट हुआ था वहां की अपोजिशन के द्वारा कि नेतन्याहू ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं बुलाया था वहां पर, इस जब मोदी ने बात करनी थी। अब चीफ जस्टिस को ना बुलाना एक बहुत बड़ा इंसल्ट था उसका, जबकि वो ऐसे मौके पे हमेशा इनवाइट किए जाते हैं। लेकिन नेतन्याहू ने एक्चुअली उसको नहीं बुलाया। उस चक्कर में एक सिंबॉलिक बायकॉट होता है खासतौर से इजराइल की पार्लियामेंट में अपोजिशन का, क्योंकि ये बचने की कोशिश कर रहा था। ये अपराधी है, ये चक्की पीसेगा। मैं आपको बताऊं, इसका काम ये 6 महीना और बाहर रहेगा, इसके बाद इसके दिन खराब है, ये जाएगा, ये बच नहीं पाएगा बिल्कुल भी।